Hello everyone, this is our next session of fundamental of banking and money. अब इसके अंदर हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या है, रिस्क को मेजर कैसे करते हैं, रिस्क की टाइप कौन कौन सी होती हैं और रिस्क को कम करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इज अ चैप्टर नेम। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन इन्वेस्टमेंट, इन एवरीवेयर, यानी कि आप रिस्क को मिनिमाइज या इग्नोर नहीं कर सकते। और जो भी डिसीजन आप लेते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, चाहे आप इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं, चाहे आप पर्सनल डिसीजन लेते हैं, तो इट्स ऑलवेज देयर, रिस्क इज देयर। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल रिस्क आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक रिस्क देख रहे हैं, या कोई भी इस किस्म का जो भी आपके पास डिसीजन लेते हैं, तो वो उसमें आपके पास क्या है, रिस्क को मेजर करते हैं। सिमिलर वे में अगर आप गाड़ी इंश्योर करवाते हैं, यानी कि गाड़ी, आप एक नई गाड़ी परचेज करते हैं, तो इंश्योरेंस, तो ये बेसिकली इंश्योरेंस क्या होती है कि अगर गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो देन दे कैन रिपेयर, देन दे कैन प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन। तो जो कार इंश्योरेंस है, सिमिलर वे में लाइफ इंश्योरेंस है, सिमिलर वे में हाउस या मॉर्गेज, उसको रीफाइनेंसिंग करते हैं। तो यानी कि आप अपनी लाइफ के हर हिस्से में क्या करते हैं, रिस्क को बियर करते हैं। और जो रिस्क को बियर करने की जो कैपेसिटी है, बेसिकली हम कहते हैं कि रिस्क को मेजर करते हैं, और मेजर करते हैं कैसे, फेयर प्राइस फॉर ट्रांसफर रिस्क। यानी कि अगर आप गाड़ी इंश्योरेंस करवाते हैं तो क्या फायदा होगा, और अगर आप नहीं करवाते तो क्या नुकसान। तो बेसिकली यू आर ट्रेड ऑफ, किसमें ट्रेड ऑफ करते हैं कि क्या प्राइस होगी, वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क के जरिए, जो कि आपके रिस्क को ट्रांसफर करेगी। यानी कि आपके रिस्क को ट्रांसफर कहाँ से करेगी, फ्रॉम रिस्क टू नॉन रिस्क, या अवॉइडेबल, या बाय रिड्यूसिंग द रिस्क। तो ये बेसिकली जो रिस्क का कॉन्सेप्ट है। अब इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीजों पे बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि रिस्क को मेजर कैसे करते हैं, और हम इसको कैसे देखेंगे कि रिस्क इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या कौन कौन सी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, या कौन कौन सी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, और ये जो चेंजेस हैं उसकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से क्या डिमांड है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो आपका बॉन्ड हो सकता है, वो आपकी डेट सिक्योरिटी हो सकती है, वो आपका जो डिपॉजिट हो सकता है, वो आपका ट्रेजरी बिल हो सकता है, वो आपका कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि आप यूज करते हैं तीन चीजों के लिए, मीन ऑफ एक्सचेंज या स्टोर ऑफ वैल्यू और पेमेंट्स के लिए। तो वो उसकी डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज कितना होगा रिस्क के लिहाज से। और लास्टली हम इसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि ये जो चेंज इन रिस्क है, इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, या उसकी क्या प्राइसेस होंगी जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपके पास कि रिस्क को डिफाइन कैसे करते हैं। रिस्क बेसिकली इसका अगर मीनिंग देखें जो डिक्शनरी के अंदर, या वैसे मीनिंग देखें, रिस्क का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी, या पॉसिबिलिटी ऑफ जो डैमेज, यानी कि आपकी जो रिस्क से मुराद पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज। बट बैंकिंग में एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, एज स्टूडेंट ऑफ बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन, यानी इसमें डिफरेंट डेफिनेशन है। तो हम इसमें बेसिकली ये मेजर करना चाह रहे होते हैं, रिस्क क्या मेजर करता है, अनसर्टेनिटी, किसकी चीज की अनसर्टेनिटी मेजर करता है, अबाउट द फ्यूचर। किसके लिए, योर इन्वेस्टमेंट पे ऑफ हो सकता है, आपकी जो ओवर टाइम पीरियड, और उसको आप मेजर करते हैं कि बेंचमार्क से, इंटरेस्ट रेट से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यू आर गेटिंग अ 5%, बट यू विल इन्वेस्ट दैट मनी टू अदर बिजनेस, उसके अंदर आप क्या करते हैं, यू आर गेटिंग 20%। इसका मतलब है कि बेंचमार्क जो है 10-15% इंटरेस्ट रेट है, और 20% जो रेट है आप ले रहे हैं इसके ऊपर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं ओवर टाइम, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। और आप उसमें ये भी देख रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट मैंने की, उसमें इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो देन व्हाट आई विल गेट इट, और अगर उसमें प्रॉफिट हो गया देन व्हाट आई विल गेट इट। तो बेसिकली आप इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन यानी कि प्रॉफिट और लॉस से जो कॉम्बिनेशन से आप उनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, जिसमें आप अनसर्टेनिटी को मेजर करने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर पे ऑफ को। अब फ्यूचर पे ऑफ अगर इन्वेस्टमेंट में करते हैं तो वो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, वो आपको लॉस भी हो सकता है।
अब इसीलिए अगर आप एज इन्वेस्टर सोचते हैं कि आपने डिजायर करना है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे लेस रिस्क हो और उसकी लो प्राइस हो रिस्क, और उसके बाद आप अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर के लिहाज से प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, चेंजेबल नहीं है, या पे ऑफ जो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के अंदर वो क्या है। तो उसके लिए रिस्क क्या बताता है आपको, ऑल पॉसिबिलिटीज, यानी कि कितनी भी पॉसिबिलिटीज जो ओवरऑल आपको इसके अंदर है, तो वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आप क्या देखते हैं, पहले देखते हैं कि लॉस है, फिर आप देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट है, फिर आप देखते हैं कि नो चेंज है, या जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपकी हैं, या आप कहते हैं प्रॉफिट होने के चांस 20% है, लॉस होने के चांस 80% है, और ओवरऑल। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, हर एक जो पे ऑफ की पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करते हैं, और उसके बाद जो भी पॉसिबल हो सकता है उसको मेजर करते हैं, तो दैट्स द रिस्क। तो रिस्क जो बेसिकली वो क्या है, बताता है आपको कि वेरिएबिलिटी अमंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे जितनी भी पॉसिबिलिटी आप लेंगे ओवरऑल, वो सारी पॉसिबिलिटी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने इमेजिन कर लिया कि लॉस होगा इतनी होगी, प्रॉफिट होगा इतनी होगी, उस वैल्यू से जितना आप ऊपर नीचे जाएंगे चेंज होगा, वो वेरिएबिलिटी है, और उसको हम रिस्क कहते हैं। और उसको मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर आप वो चीज़ देखते हैं कि रिस्क को देखते हैं ओवर टाइम, यानी कि आपकी जो वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू है विद इन, अगर आप एनुअल देख रहे हैं तो हर साल कितनी चेंज हो रही है, अगर आप मंथली देख रहे हैं तो हर महीने कितनी चेंज हो रही है। तो बेसिकली इन जनरल आप देखते हैं कि ओवर टाइम पीरियड कितना है। तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि जितना टाइम पीरियड छोटा होगा उतना लेस छोटा होगा, यानी कि जो रिस्क है वो कम हो जाता है, शॉर्टर होता है इन लॉट लेस टाइम पीरियड से, शॉर्ट टाइम पीरियड। और जो बेसिकली जो रिस्क है ये रिलेटिव होता है, बेंचमार्क जैसे मैंने बताया कि अकेला नहीं होता। तो बेंचमार्क जैसे हमने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि आपने उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपने उसमें लॉस, जितनी भी चीजें हैं उनको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद आपने उसका जो बेंचमार्क रख लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू से, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमारी बेंचमार्क है, अब उस चीज से हर साल हमारा जो वैल्यू है, इसकी रिटर्न की वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो कम हुआ ज्यादा हुआ या उतना रहा। तो उससे जो बेंचमार्क से जो डिफरेंस है उसको हम एज ए परफॉर्मेंस का नाम दे देते हैं, उसको हम देते हैं कि ये रिस्क मेजर का नाम दे देते हैं। और जो नॉर्मली जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए गुड एक बेंचमार्क रखते हैं, यानी कि आप वो रिटर्न रख लेते हैं 10% 5%, या जिसके ऊपर वो सेटिस्फाइड है कि एटलीस्ट दे हैव टू इन्वेस्ट, दे विल गेट समथिंग बैक, तो उसको एज ए बेंचमार्क ले लेते हैं। और हम यहाँ पे जब रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो हम इसमें बेंचमार्क रखते हैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू से जितनी वेरिएबिलिटी होगी उसको हम रिस्क बोलते हैं, और उसको कैलकुलेट करते हैं किससे, आगे वेरिएंस से या स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब नेक्स्ट पहले तो हमने ये सीखा कि रिस्क क्या है। रिस्क क्या है, बेसिकली वेरिएबिलिटी अमंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए डिफरेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसको हम रैंडम इवेंट के जरिए मेजर करते हैं कि हर रैंडम इवेंट क्या होता है कि जब आप आउटपुट सेम दें, यानी कि आप हर दफा 10 रुपए इन्वेस्ट करें और आपको जो रिटर्न उसका हर दफा चेंज हो, कभी आपको उस पर 2 रुपए मिले, कभी 5 रुपए मिले, कभी 10 रुपए मिले, कभी नुकसान हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि सेम इनपुट के साथ जब डिफरेंट आउटपुट होती है रैंडम इवेंट बोलते हैं। और सिमिलर वे में आप इसको रिस्क को मेजर कर सकते हैं रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन क्या है, द परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल में जो इंक्रीज उसके इन्फ्लेशन बोलते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल महंगाई 5% है, लेकिन वो अगले साल जो महंगाई है वो 6% 7% है। इसका मतलब क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंस कितना है, 2% है। इन सिमिलर वे में जब इन्वेस्टमेंट पे करते हैं आप माइंड में रखते हैं कि आई मस्ट नीड 5% 10%, तो व्हाट विल यू गेट, उसकी जो आप हासिल करते हैं उसकी जो वेरिएबिलिटी है वो बेसिकली रिस्क को मेजर करते हैं। तो इसमें आप करते क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज को ऐड अप कर लेते हैं। उसके बाद आगे इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी बेसिकली के थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि आपको जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, जैसे अगर आप कोइन टॉस करते हैं या हेड आएगा टेल आएगा, तो 2 पॉसिबल इवेंट्स हैं। या जैसे अगर हम कहते हैं प्रॉफिट है लॉस है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 2 जो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी है बताती है हमें कि जितने भी अनसर्टन रिक्वायर्स हैं, यानी उसमें आप ऑल आउटकम को लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप हर एक के चांसेस को मेजर कर लेते हैं, और चांसेस को मेजर करने के बाद जो उनके अकरेंस के चांस हैं, इवेंट हो सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी है। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 है।
0 मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ये इवेंट होने के चांस नहीं है, 1 मतलब 100% आप इसके चांस है। तो ये बेसिकली इसकी जितनी दफा इवेंट होगा उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और फ्रिक्वेंसी के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, ये आपकी मेजर ऑफ ऑल लाइकलीहुड इवेंट्स है जो बताती है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटी इवेंट को जब कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ जाती है उससे हम फिर आगे फर्दर कैसे कैलकुलेट करते देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है कि आपके पास सिंगल कॉइन टॉस किया और आपके पास 50% चांस है हेड आएगा, 50% चांस है टेल आएगा। इसमें हमारे पास दो इवेंट थे, हेड या टेल, उनको हमने लिस्ट कर लिया और प्रोबेबिलिटी भी हमने देख ली, दोनों की 50% है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि अगर आप 1000 का स्टॉक खरीद रहे हैं और यहाँ तो वो बढ़ सकता है 1400 तक, यानी कि 1400 तक, और यहाँ वो गिर सकता है 700 तक, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो आपको 1400 मिलेगा और अगर आपको लॉस होगा तो 700 मिलेगा। अब इसका मतलब है कि प्रॉफिट का पे ऑफ 1400 है, लॉस का पे ऑफ 700 है। लेकिन अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखना है कि एवरेज या मोस्ट लाइकली क्या होगा। उसके लिए जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसी तरीके से दो पॉसिबल इवेंट्स हैं। पहला इवेंट क्या है कि आपको लॉस हो सकता है तो 700 मिलेगा। दूसरा इवेंट क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको 1400 मिलेगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 50% है। तो पहले आप क्या करते हैं, पे ऑफ को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ, और जब आपके पास 1/2 है प्रोबेबिलिटी, 50% मल्टीप्लाई बाय 700, उसको ऐड करेंगे 1/2 पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पहला इवेंट लॉस था, दूसरा इवेंट प्रॉफिट था, दोनों को जब एड अप किया तो वो आपके पास टोटल एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू आ गई। सिमिलर वे में अगर आपको लॉस होता है तो उसका जो पे ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए 350 है, और अगर आपको प्रॉफिट होता है उसका जो पे ऑफ है 700 है। अगर आप दोनों को सम करेंगे तो वो आपके पास 1050 आता है, और वो 1050 जो है बेसिकली आपके पास क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें क्या देखा हमने कि प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हमने ये देखा कि कितने परसेंट चांस हैं हर इवेंट के, हर इवेंट को उसकी प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हमने कैलकुलेट किया, और विद आफ्टर दैट आपने उसको क्या किया, एड अप किया, तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू आ गई, मीन वैल्यू आ गई। अब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आपकी वैल्यू 1050 से ज्यादा आती है, कम आती है अगले साल, तो जितनी ज्यादा वैल्यू चेंज होगा, यानी कम या ज्यादा में, उतना उसका जो है वेरिएंस ज्यादा होगा। और वेरिएंस क्या है, बेसिकली डिस्पर्शन है, वेरिएबिलिटी मेजर करती है, और वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू जो उसको हम रिस्क बोलते हैं, और जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजरमेंट। और उसमें अब इसको अगर नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लान ले रहे हैं, या आप सर्टेन इन्वेस्टमेंट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, या आप पॉसिबिलिटी मेजर कर रहे हैं। तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट प्लान लिया है वो रिस्की है, नॉन रिस्की है, या सिमिलर वे में आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं किसी बैंक के अंदर, तो आप देखते हैं कि बैंक के अंदर जो अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो रिस्की है, नहीं रिस्की है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा, या उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को, एक्सपेक्टेड वैल्यू कॉन्सेप्ट को हम इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास कितने चांसेस और इवेंट हो सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा प्रोबेबिलिटी के अंदर दो चांसेस है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो से ज्यादा जो होने के चांसेस अगर आपके पास है, देन व्हाट विल यू डू। सेम इन्वेस्टमेंट है 1000 आपके पास, पहली ऑप्शन ये है कि आपको 2000 मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1% है, यानी कि 10% चांस है कि यू विल गेट दैट अमाउंट डबल। उसके बाद अगली जो 1400 मिलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, यानी 40% चांस है कि यू विल गेट द 1400। उसके बाद 0.4 प्रोबेबिलिटी किसकी है कि आपको फॉल मिलेगा 700, इसका मतलब है 40% चांस है कि लॉस हो सकता है। एंड देन यू नीड $10 आपको मिलेगा, इसके 10% चांस है लॉस होने का। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 10%, 40%, 40% एंड 10%, तो इज इक्वल टू 100% इज 1 है, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। अब सिमिलर वे में आप हर प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके पे ऑफ के साथ। अब 0.1 प्रोबेबिलिटी थी, लॉस 100 था, मल्टीप्लाई किया, 40% प्रोबेबिलिटी थी लॉस का 700, उसको मल्टीप्लाई किया, देन आपने 40% मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट 1400 उसको मल्टीप्लाई किया, एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय डबल 2000। उसके बाद आपने क्या किया, पे ऑफ मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी उनका जब सम कर ली, सम करने के बाद आपकी जो वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू वो कितनी है 1050। तो 1050 ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी आ गई उस इवेंट की। और अब इस 1050 से अबव या ज्यादा हर साल जो वैल्यू आपकी प्रॉफिट की होगी या लॉस की होगी,
तो वो जो वेरिएबिलिटी है बेसिकली वो क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड रिस्क। तो वो हम मेजर करते हैं वेरिएंस से, स्क्वायर लेते हैं ताकि उनकी जो मीन डेविएशन का सम जीरो होता है अगर, और उसको जीरो से बचने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, और स्क्वायर लेते हैं इसलिए, और हम उसका जब अंडर रूट दोबारा लेते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसे बोलते हैं वोलेटिलिटी ऑफ रिस्क, और उसको हम यूज करते हैं एज अ रिस्क मेजरमेंट। उसके बाद ये तो हमें इसके फायदे क्या हैं कि ये हमें कंपैरिजन करने का, यानी कि आप हर साल का वेरिएबिलिटी निकाल लेते हैं, तो आप एक साल की इन्वेस्टमेंट को दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या एक से ज्यादा स्टॉक भी अगर आपके पास है, हर स्टॉक की आप निकाल सकते हैं कि किस स्टॉक की जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा कम ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट किसमें ज्यादा हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है। तो इट्स आल्सो हेल्प्स यू टू हैव अ कंपैरिजन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि फर्दर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, या इसका रेट क्या है। तो इस लिहाज से यू कैन टेक अ डिसीजन, either you will invest in a one stock or another stock, you need to carry on the same stock. तो वेरिएबिलिटी इक्वल टू रिस्क, ये कंक्लूजन है। तो डेफिनेशन अगर सिंपलेस्ट करें, द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू द रिस्क, और इसको मेजर कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से, वेरिएंस से, और ये इसका कंप्यूटेशनल मेजरमेंट है। अब इसके बाद जो रिस्क मेजरमेंट कर लेते हैं, तो रिस्क दो तरह का होता है, एक होता है जो रिस्क फ्री होता है, यानी कि उसके ऊपर रिस्क नहीं है, आपका एसेट है, उसके ऊपर आपको हम फ्यूचर वैल्यू नोन है, सर्टन है, पता है आपको, और उसको हम बोलते हैं रिस्क फ्री एसेट है। यानी कि अगर ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है, यू विल मस्ट नो दैट आफ्टर 30 डेज कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, या ट्रेजरी जो वैल्यू है उसकी 1 डे टू 1 ईयर होती है, तो वो आपको उतने पैसे लाजमी मिलेंगे, या बॉन्ड इशू किया गवर्नमेंट ने, आपको हर सूरत उसके ऊपर इंटरेस्ट या रेट या प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि आपके पास रिस्क फ्री है, और इसके अलावा जो दूसरे उसे हम बोलते हैं जो रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न है, उसे नॉन या रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, या रिस्की एसेट्स कहते हैं। अब ये जो रिस्क है बेसिकली ये मेजर करता है कि स्प्रेड का मतलब है कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मेजर करता है कि स्प्रेड कितना है रिस्क के लिहाज से ओवरऑल, और उनको मेजर किया जाता है। अब स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसी को हम मीन वैल्यू भी बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, हर मीन वैल्यू को माइनस करते हैं जो उसकी रैंडम वैल्यू है हर ईयर की, हर इवेंट की, और उसके बाद आपके पास जितने भी मतलब आपके पास गिवन है, उन गिवन्स को आप करते क्या है कि जितने भी आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू एवरेज वैल्यू है उसको आप करते क्या है, हर वैल्यू को, हर साल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और ऐड अप करके रिजल्ट निकालते हैं, तो वो आपका वेरिएंस निकल आता है। अब यहाँ पे जो वेरिएंस की बात मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी बात कर रहा हूँ। नॉर्मली इसका फार्मूला क्या होता है कि आपकी एक्स आई हर वैल्यू को माइनस करते हैं मीन वैल्यू के स्क्वायर से, डिवाइड करते हैं एन के साथ, तो आपके पास वेरिएंस आ जाता है, और उसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन या रिस्क मेजरमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे आपके पास पहला स्टेप आपने करना क्या है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। जैसे पहले केस के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1000 प्रॉफिट होगा, तो आपको 50% चांस है कि 1400 मिले, 50% चांस है 700 मिले, और दोनों को जब आप कैलकुलेट करके ऐड करते हैं तो आपके पास 1050 जो मीन वैल्यू आ जाती है। अब आप क्या करते हैं, हर वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस करते हैं। प्रॉफिट वाली वैल्यू कितनी थी 1400, उसमें से माइनस किया मीन वैल्यू को, उसका स्क्वायर लिया, फिर जो लॉस वाली थी 700 माइनस किया, उसका जब स्क्वायर लिया, तो दोनों आपके पास उसकी वैल्यूज आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, हर प्रोबेबिलिटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उसके स्क्वायर के साथ, और उसके बाद उसको ऐड अप करना है, तो वो उसका आपका स्क्वायर आ जाएगा। उस स्क्वायर का जब आपने स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है, तो वो वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस से मुराद है वो स्क्वायर रूट लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जब इसका मेजर है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी जो आपके पास अवेलेबल स्टॉक है या एग्जाम्पल है। तो यू शुड डू दैट बाय योरसेल्फ, ये न्यूमेरिकल्स इज हेल्पफुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आगे उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस 2 के अंदर अब यहाँ पे वो एक से ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज हमने की देखी थी, तो हर पॉसिबिलिटी को पहले मीन वैल्यू कैलकुलेट की है। हर जो पे ऑफ था, जैसे ये 100 पे ऑफ था, 700 था, 1400 था, हर पे ऑफ में से उसने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस किया है, उसके बाद उनका स्क्वायर लिया है, और जो पे ऑफ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर है
उसकी जो वैल्यू है उनको जब सम अप किया, सम करने के बाद आपने उसका स्क्वायर रूट लिया, तो वो क्या आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली मेजर क्या कर रहा है, रिस्क को मेजर कर रहा है, और रिस्क मेजर क्या कर रहा है, वेरिएबिलिटी अमंग द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो ये इसको हम ऐसे इसको रिस्क को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। आगे सिमिलर वे में आप अनदर एग्जांपल है, अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका वेब ओवर टाइम बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं कि हाई रिस्की है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि लेस रिस्की है। अब पहले केस में हमारे पास हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया 350 आया था, दूसरे केस में हमने किया 528 आया। इसका मतलब है कि जो केस 1 था वो लेस रिस्की था, लो रिस्क था, और उसको हम ग्राफिकली भी ये देख सकते हैं। पहले केस के अंदर आपके पास 700 है और 1400 था, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी भी सेम थी। दूसरे केस में भी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी भी सेम थी, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन जो डाटा के अंदर वेरिएशन है वो केस 2 के अंदर ज्यादा है, क्योंकि केस 2 के अंदर देखेंगे पहले 100 है, फिर 700 है, 1400 है, तो मीन वैल्यू कितनी है 1050 के से इनका डिफरेंस ज्यादा है। इनका जब डिफरेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका वेरिएंस ज्यादा है, इसका वेरिएंस ज्यादा है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब है ये रिस्की जो है स्टॉक है। तो इस तरह अगर आप दो से ज्यादा आपके पास स्टॉक हो तो आप उनको मेजर कर सकते हैं कि इसका रिस्क कम है। सिमिलर वे में इसको इंश्योरेंस में, अदर चीज़ों में, गाड़ियों में, नेटवर्क में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये टूल भी आपके पास है कि अगर आप किसी की लीवरेज रेशियो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ओनर परचेजमेंट क्या है, तो आप इसको एज अ केस स्टडी कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेड के लिहाज से कि लीवरेज ऑन रिस्क इसका क्या इम्पैक्ट है। तो उसके बाद इसकी वैल्यू वो क्या होती है, वैल्यू कैसे डिटरमाइन होके आती है, उसमें ये कि समटाइम इसमें क्या स्प्रेड लेस होता है, कम होता है, लेकिन उसमें हम पॉसिबिलिटी वर्स आउटकम की होती है। इसकी यहाँ एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि वी डोंट वांट अ बैंक टू फेल, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि बैंक फेल हो जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो वर्स्ट जो पॉसिबिलिटी होती है ना लॉस की ओवर स्पेसिफिक टाइम में, अ गिवन प्रोबेबिलिटी, उससे वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं। यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वर्ष सोच लेते हैं कि अगर वो बिल्कुल ही लॉस हो जाए, वर्ष ऑप्शन, जैसे पहले केस के अंदर $100 था, तो वर्ष ऑप्शन जो होती है ओवर प्रोबेबिलिटी गिवन प्रोबेबिलिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू एट रिस्क है। तो यहाँ पे जैसे बताया कि वी कैन यूज द असेस द वेदर फिक्स्ड वेरिएबल और रेट ऑफ मॉर्गेज इज बेटर, कि हमें फिक्स मॉर्गेज लेना है या रेट ऑफ चेंज के लिहाज से लेना है, या मैंने लास्ट टाइम बताया वर्ष जो उसकी पॉसिबिलिटी होगी उसको वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं। उसके बाद कितना ये वैल्यू चूज करनी हर सिनेरियो के लिए से, इट कैन बी वेरी फ्रॉम वेरी टू वेरी। और इसके बाद हम इसमें लेसन फ्रॉम क्राइसिस, इसमें रिस्क की दो टाइप्स होती हैं, एक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक रिस्क नॉन सिस्टमेटिक रिस्क होता है। और सिस्टमेटिक रिस्क को आप कम कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के साथ, हैजिंग के साथ, और जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क उसको हम कम नहीं कर सकते, तो उसको हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है रिस्क अवर्जन, रिस्क प्रीमियम और रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जो रिस्क अवर्जन है वो तमाम लोग हैं जो कम रिटर्न को फॉलो करते हैं और लेस रिस्की एसेट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंश्योरेंस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, लेस रिस्की। या आप अगर कोई, मैं कहूँगी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको 100 का 400 मिलेगा, अगर आपको लॉस होगा तो आपको 10 रुपीज मिलेंगे। तो अगर जो रिस्क वर्क करने वाला होगा तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर रिस्क लवर होगा ही विल इन्वेस्ट। तो रिस्क अवर्जन वो बंदा होता है जो प्रेफर करता है सर्टन कंडीशन को और सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो उसमें वो सर्टन को कंसिडर करता है। और रिस्की बंदा क्या है कि वो हायर रिस्क हायर इन्वेस्टमेंट। जो हायर रिस्क होता है वो रिस्क प्रीमियम बोलता है, यानी कि रिस्क रिटर्न होता है उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। और इन दोनों में जो ट्रेड ऑफ है, भाई कितना मैं रिस्क ज्यादा लूंगा और कितना मैं रिस्क लूंगा और मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, या कितना मैं कम रिस्क लूंगा मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट कम मिलेगी। तो जो ट्रेड ऑफ है, दो जो चॉइसेस आपने लेनी है, किसमें, रिस्क में और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर, वो आपकी बेसिकली क्या है, ट्रेड ऑफ। तो दो तरह के रिस्क होते हैं जिसे बोलते हैं आयरनिक सिस्टमेटिक रिस्क है और दूसरा नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है। और इन दोनों रिस्क को आप मेजर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है उसे बोलते हैं इकोनॉमी वाइज रिस्क है, और जो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है यूनिक रिस्क बोलते हैं। तो उसको आप मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब आपके पास अगर आप नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है जो कि कंट्रोल में नहीं है, यू आर नॉट एबल टू डाइवर्सिफाई विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिफिकेशन हैजिंग टेक्निक्स,
उसमें क्या है कि कोई भी इकोनॉमी का सेक्टर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। लेट्स से ऑयल प्राइसेस हैं वो कार इंडस्ट्री के लिए बैड है और आपकी जो एनर्जी सेक्टर के लिए बैड है, और वो बेसिकली क्या आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो बेसिकली क्या है, ना आप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए कर सकते हैं और ना आप उसको किसी हेजिंग स्ट्रेटेजी के जरिए रिस्क को कम कर सकते हैं, और वो जो रिस्क है पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल होता है। और ये उसकी एग्जांपल दी है कि जो फोर्ड है उसका जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको मेजर नहीं कर सकते ओवर टाइम इन रिसेशन से मुराद ये कि जब आपकी जीडीपी इकोनॉमी ओवर टाइम डिक्रीज होती रहती है, और रिसेशन के दौरान जो उनकी जो आउटपुट थी वो इंटायर इकोनॉमी की डिक्रीज हुई, वो विद रिस्पेक्ट टू इंटायर इकोनॉमी, तो वो एक इंडस्ट्री के लिहाज से नहीं था, सो दे आर नॉट एबल टू डाइवर्सिफाई देयर रिस्क। उसके बाद अगर रिस्क को कम कैसे कर सकते हैं, तो जो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन है का कॉन्सेप्ट है, उससे आप रिस्क को कम कर सकते हैं। और उसमें आप क्या करते हैं कि आप एक से ज़्यादा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के मुराद है कि अगर आपने पहले टेस्ला के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको रिटर्न कम मिल रहा है या लॉस हो रहा है, तो तब आप जो अदर जो कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने से होता क्या है कि आपकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और सेकंड जो है वो हेजिंग या स्प्रेड टेक्निक है, उसके अंदर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप रिस्क को कम करने के लिए। और हेजिंग बेसिकली ये टेक्निक इसलिए, इसमें आप दो इन्वेस्टमेंट के साथ जो ऑपोजिट रिस्क रखती हैं उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो कंपनीज है, एक जी कंपनी है $100 इन्वेस्ट करते हैं, एक सेकंड कंपनी है टेक्सो कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप हाफ हाफ इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी में कर सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या होता है, अगर किसी एक कंपनी में आपको लॉस हो रहा है दूसरी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो रिस्क है वो ऑफसेट हो जाता है। इस तरह आप हेजिंग के जरिए आप ऑपोजिट रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप रिस्क को कम कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिए, अगर आपका एक जो जी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 110 आपका पे ऑफ है, और अगर आप दूसरी में इन्वेस्ट करते हैं 110 पे ऑफ है, तो दोनों के अंदर चेंज है वो $10 का है, और 50% चांस है कि आपको प्रॉफिट है लॉस है। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों का, तो वो आपके पास जीरो है। इसका मतलब है कि आपकी एक कंपनी का जो प्रॉफिट है दूसरी कंपनी का जो लॉस है उसको ऑफसेट कर रहे हैं थ्रू हेजिंग स्ट्रेटजीज। इसका स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बेसिकली इसका वेरिएंस ही होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न अमंग एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो उसकी गिवन वैल्यू होती है उसके दरमियान चेंज कितना है। यानी कि आपने एक एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मीन वैल्यू आप डिटरमाइन की है, या आपने बेंचमार्क जो परफॉर्मेंस रेट डिटरमाइन किया है उससे कितनी वैल्यू चेंजेस है अपवर्ड डाउनवर्ड, वो चेंजेस वैल्यू जो है वो बेसिकली उसका रिस्क का स्प्रेड है, और उसको मेजर करते हैं हम किसके साथ, वेरिएंस के साथ या स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, और इसी को हम बोलते हैं ये रिस्क या वोलेटिलिटी ऑफ दैट स्टॉक भी बोलते हैं। तो ये अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन हो, जैसे हमने उसमें डिस्कस किया कि अगर ऑल पॉसिबल टू पॉसिबिलिटीज हैं, उसका जो ट्रेड ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉसिबिलिटीज, या हमारे पास चार पॉसिबिलिटीज हैं और चारों पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं उनके पे ऑफ के साथ, देन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, और अगर आप एड अप करते हैं यू विल हैव योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिमिलर वे में रिस्क स्प्रेड उन्होंने बताया कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है उनका जो स्प्रेड है, और सिमिलर वे में अगर आपके पास तीन पॉसिबिलिटी उनका जो स्प्रेड है वो क्या है, तो स्प्रेड से मुराद है कि जिनका स्प्रेड या वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उसको हम बोलते हैं उसका स्प्रेड कम है और वो लेस रिस्की है, और जिसका स्प्रेड ज्यादा होगा, जिसका वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, वेरिएंस ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं इसका वेरिएबिलिटी ज्यादा है, स्प्रेड ज्यादा है, या रिस्क ज्यादा है, रिस्की स्टॉक्स है। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो में अंदाजा लगा। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब आपके पास एक से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स सपोज यू हैव $100 और $100 को आपने 5-6 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, कंबाइनली इट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो हर इन्वेस्टर का दूसरे इन्वेस्टर के लिहाज से डिफरेंट हो सकता है, यानी कि आप $100 को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी ए में 20, कंपनी बी में 30, और मे बी जो अदर पर्सन है वो कंपनी ए में $10 इन्वेस्ट करे, कंपनी बी में 15 करे, कंपनी सी में डिफरेंट कर सकता है। तो बेसिकली क्या है, पोर्टफोलियो बताता है कि ओवरऑल आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है आपने कितने स्टॉक में की है, और उसमें कुछ स्टॉक्स में हैं आपके जो है रिस्की हैं जिसमें आपकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, आप उन स्टॉक को सेल आउट करके वो स्टॉक खरीद सकते हैं जिनकी वेरिएबिलिटी कम है। इसका मतलब क्या है कि आप यू कैन प्रेफर द लेस रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स या लेस रिस्की स्टॉक्स। तो इस तरीके आप इसको मेजर कैसे करेंगे, जिनका स्प्रेड ज्यादा है, जिनका स्प्रेड ज्यादा उनको आप सेल आउट कर देंगे, जिनका स्प्रेड कम उनको आप बाय कर लेंगे, और आपका पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं।
और ओवर टाइम फिर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर जिनका रिस्क ज्यादा होगा, स्प्रेड ज्यादा होगा, उनको सेल आउट कर देंगे, जिनका काम होगा उनको आप रख लेंगे। अब इसमें स्प्रेड अगर पॉजिटिव साइड पे है, इट मीन दैट यू आर गेटिंग मोर एंड मोर, तो तब आप सेल आउट तब भी कर सकते हैं। और अगर स्प्रेड नेगेटिव साइड पे, यू हैव अ लॉस चांस, तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो इन दैट वे यू कैन टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो दिस इज द एंड ऑफ द 5th चैप्टर। और आई होप इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस सेशन, वी कैन हैव अनदर सेशन, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5